हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त टॉपिक जो आपका जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे, भर भर के सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और हमारी जो सीरीज चल रही है ना, 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स, उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 टॉपिक्स को उठाते हैं और सिर्फ उसको समझाते नहीं है, उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करवा देते हैं, जिससे कि आपका वो टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाए। और आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है, इस टॉपिक में से आपको 100% किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हो तो आपने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जरूर पढ़ा होगा, है ना? और ये भी पता होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस टॉपिक को आपको बिल्कुल बेसिक से करवाने वाला हूं, ठीक है? बहुत ज्यादा डीपली नहीं, लेकिन आपको ऐसे समझा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से आए वो आपसे हो जाएगा, ठीक है? और ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें करनी है, कुछ ट्रिक्स इसमें रहेगी। पहले हमें समझना है लेकिन कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल होता क्या है। उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछा जाऊंगा, सिंपली बताओ। केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है तो इतना तो पता होगा इक्विलिब्रियम क्या है। तो सिंपली इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ऐसी स्टेट को। अब अगर मुझे इसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, इसको चेंज करना है, तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होंगे। जैसे अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज कर दूं क्या होगा, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा इस पे, इनर्ट गैस चेंज कर दूं तो क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज कर दूं क्या होगा। तो यही सारे जो इफेक्ट्स हैं वही हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये लगाएं तो उसके इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यही हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है, सिंपल वे में, ठीक है? तो हम वन बाय वन सारे इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं लेने वाला हूं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। अब देखो, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको सिंपल वे में समझूं, जैसे सपोज करो ये रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस, या सिर्फ सी लिखता हूं, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कोई, ठीक है? ऐसे समझो। अब अगर मैं रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊं या इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दूं, क्योंकि कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है ना, ये तो आपको पता ही होगा, N/V फॉर्मूला होता है। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा दूं रिएक्टेंट साइड की तो होगा क्या, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या रहेगी, फॉरवर्ड रहेगी। देखो, कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जा रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन हमें मिल कब रही है, जब हम रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, जब हम नंबर ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अगर वहीं मैं उल्टा कर दूं, दूसरा केस लूं, प्रोडक्ट बढ़ा दूं। अगर मैं प्रोडक्ट बढ़ा दूं और रिएक्टेंट को कम कर दूं तो क्या होगा? अगर इसकी कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, सोचो, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी और इसकी बिल्कुल कम कर दी, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट कम हो गया, तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की साइड आना होगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। अगर रिएक्टेंट साइड ज्यादा है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड में जाना होगा, और प्रोडक्ट ज्यादा है तो उसको रिएक्टेंट साइड में आना होगा, ऐसे समझ लो हल्के से। तो देखो, प्रोडक्ट बढ़ाने पर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, है ना? इसको आप याद भी रख सकते हो, ठीक है? रिएक्टेंट बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, फॉरवर्ड। और उल्टा कर दो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, खत्म बात, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं, ठीक है? यहां पर देखो, एडिशन ऑफ एनी सॉलिड कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। हाँ, ये एक लाइन याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड कंपोनेंट में कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब सॉलिड की कंसंट्रेशन बढ़ाओ कम करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमें गैस का चेक करना है, बेसिकली मेनली हमें गैस का ही चेक करना है ना? जैसे यहां पर मैंने बता ही दिया था, रिएक्टेंट बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन आ रही है, और प्रोडक्ट बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम में कहां शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देख लो भाई, देख लो। April 5 2024, मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है। देख लो, 2024 में भी आया है, यानी कि 2025 2026 में भी आएगा।
2025 में भी आए हैं इसके क्वेश्चन, लेकिन 2026 में इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि 2025 में इससे कम क्वेश्चन आए, 24 में अच्छे खासे आए थे, तो अब 26 में आने के चांसेस ज्यादा है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर आयरन ओर इज रिड्यूस टू आयरन मेटल। ये रिएक्शन है सपोज करो, ठीक है, मैं इस रिएक्शन को लिख भी नहीं रहा, यही देख रहा हूं। अब इसमें पूछा है यूजिंग द लीच एडलियर्स प्रिंसिपल प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। मुझसे क्या पूछा कि कौन डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब इस रिएक्शन में देख लो, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि सॉलिड कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या कम करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यानी कि इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोडक्ट साइड जाएगी यानी फॉरवर्ड हो जाएगी। इसकी रिएक्शन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। तो चेंज की सिर्फ कहाँ कहाँ हो रहा है, सिर्फ यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, या फिर यहाँ देख सकते हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं देख सकते सॉलिड के केस में। सॉलिड के केस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे यही बताना था ना कौन इफेक्ट नहीं डालेगा, तो Fe2O3 नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड कंपोनेंट है। और हाँ, ये वाले ऑप्शंस भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर सपोज करो ये पूछता कि किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा तो कैसे बताते हैं, जैसे एडिशन ऑफ CO2 बढ़ा देते, प्रोडक्ट साइड बढ़ जाती तो बैकवर्ड हो जाती, ठीक है। रिमूवल ऑफ CO2 ये कम कर देते तो क्या हो जाता, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन। इस वाले में भी देखो, रिमूवल ऑफ CO, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती, अगर इसको CO को हटा देते तो क्या होता, रिएक्शन फिर से कहाँ आती, बैकवर्ड आ जाती। सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो नेक्स्ट टॉपिक देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर का एक जैसा है, बस ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये सपोज करो कोई रिएक्शन दी है, ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चलते हैं। अब उस रिएक्शन में जहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, वॉल्यूम बढ़ाने पर वो फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन वही प्रेशर के केस में इसको उल्टा कर देंगे। प्रेशर के केस में क्या होगा कि जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस तरफ हमारा मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। लेकिन दोनों डिपेंड किस पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। इसमें फॉरवर्ड के लिए डेल्टा एनजी आपका निगेटिव होना चाहिए और इसमें आपका डेल्टा एनजी पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप कहोगे ये कैसे, आपने बहुत सारी रिएक्शन में निकाला भी होगा, है ना। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ क्वेश्चन के थ्रू मैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें प्रेशर के लिए पूछ रहा है। अब देखो मैं प्रेशर वॉल्यूम दोनों का केस इसी से बताऊंगा। ये रिएक्शन लिखी है, C+H2O गिव्स CO+H2, ठीक है। अब इस रिएक्शन में ही देख लो आप, डेल्टा एनजी निकालना सिखाता हूं पहले मैं आपको, वैसे तो आता ही होगा आपको। गैस गैस वाला देखना है सिर्फ। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किस में ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ 2 मोल्स है, यहाँ पर एक ही मोल है, यहाँ 2 मोल्स है, यहाँ पर एक ही मोल है, ठीक है ना। 1 + 1 2 और यहाँ पर 1, तो इसके लिए डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, 2 - 1 = 1, ठीक है ना। तो यानी कि डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है, और मैंने अभी बताया डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है तो वॉल्यूम के केस में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है यानी कि उसके केस में, प्रेशर के केस में उल्टा होगा, वहां निगेटिव पे फॉरवर्ड आती थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि ये प्रेशर के केस में पूछा था। अगर यही क्वेश्चन, यही सेम टू सेम क्वेश्चन होता कि वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होता, वॉल्यूम के केस में क्या होता, तो ये उल्टा हो जाता। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने पर डेल्टा एनजी जहां पॉजिटिव होता है वहां जाता है, यानी कि जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा थे, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उस तरफ ही हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वहां पर ही इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा, ये बात क्लियर है। वॉल्यूम के केस में, प्रेशर के केस में इसका उल्टा होता है, जस्ट जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं वहां शिफ्ट होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कम कहाँ थे, यहाँ पर थे, ठीक है, रिएक्टेंट की साइड में, तो रिएक्टेंट की साइड में जाएगा। और आपको पता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की साइड में आ रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन है या फिर रिवर्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये तो प्रेशर के केस में हो गया। वॉल्यूम के केस में क्या होता, वॉल्यूम के केस में जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, यानी ज्यादा कहाँ थे, प्रोडक्ट साइड में थे, तो इसी साइड में आता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में आता, ठीक है।
तो ये वाला केस मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेशर। प्रेशर बता ही दिया, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वहां पर ही जाएगा। ये वाली चीज देख लिया करो, नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्शन डिक्रीज, मतलब जहां पर कम होंगे उस तरफ शिफ्ट होगा। और वॉल्यूम के केस में क्या था, जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो यानी जहां ज्यादा होंगे, वॉल्यूम के केस में जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उस तरफ जाएगा, और प्रेशर के केस में जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है उस तरफ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना है, इससे आसान कोई टेक्निक हो नहीं सकती। दोनों डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे, ठीक है। सॉलिड पे डिपेंड करते ही नहीं है, इसको देखा ही नहीं इसलिए हमने। बहुत बच्चे ये भी देख रहे होंगे हमने डेल्टा एनजी ऐसे क्यों निकाला, अरे इसको नहीं देखना। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इसमें देखो दो केस है, एक केस है हमारा एक्सोथर्मिक का और एक केस है हमारा एंडोथर्मिक का। अब आपको मैं बताऊं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के केस में, दोनों ही केस में आपको सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, एक्सोथर्मिक वाला याद कर लो, एंडोथर्मिक वाला अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब आप पूछोगे ये कैसे होगा सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना कैसे होगा, शांत रहो अभी। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, पहले ये बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। क्या होता है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। ये चीज तो आपको पता होगी। यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव होता है और यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन से भी आप समझ सकते हो ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा। वहीं एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि मुझे ज्यादा हीट देने की जरूरत है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा। तो समझ गए, एक्सोथर्मिक के लिए लो टेम्परेचर लेना है, क्या लेना है, लो टेम्परेचर। और एंडोथर्मिक के लिए क्या लेना है, हाई टेम्परेचर लेना है। तो अगर ये दो बातें आपको क्लियर हो गई ना, बस आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, किसके केस में, एक्सोथर्मिक के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इक्विलिब्रियम उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, कहाँ जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में। लेकिन टेम्परेचर कम करने पर, लो टेम्परेचर फेवरेबल कर रहा है एक्सोथर्मिक, तो फिर वो सही डायरेक्शन में जाएगा, यानी फॉरवर्ड जाएगा। अब देखो एक्सोथर्मिक का एक मैं दिखा देता हूँ, एंडोथर्मिक का बताने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल, वो तो आपको पता ही है। एक्सोथर्मिक का ये वाला पार्ट देखो, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। डेल्टा एच निगेटिव दिया हुआ है, गिवन है। ये आप देख लेना किसी भी रिएक्शन में अगर डेल्टा एच दिया हुआ है और वो निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, उससे हम पता लगा लेंगे कि रिएक्शन कैसी है। अब यहाँ निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच निगेटिव आ गया, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आंख बंद करके बता सकते हैं। अब जैसे ही मुझे पता चल गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो इस वाले केस में रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि मुझे हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, मुझे तो लो टेम्परेचर चाहिए था, है ना। अगर यहाँ टेम्परेचर कम कर रहे होते तो वो कहाँ जाती, फॉरवर्ड जाती। अब एंडोथर्मिक के केस में जस्ट इसका उल्टा कर दो, उसका मैं बता भी नहीं रहा, ऐसे ही समझ लो। उसमें क्या करते हैं हम, एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच पॉजिटिव लिया होता और टेम्परेचर बढ़ा रहा होता तो वो रिएक्शन जाती फॉरवर्ड, ठीक है। ये लिखा भैया, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, मतलब उल्टी जाएगी, क्योंकि हम तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जहां टेम्परेचर कम होगा उस तरफ, या फिर बैकवर्ड जाएगी, ऐसे याद कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप देख लो 2023 2024 दोनों के क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं। अब आप समझ पा रहे हो ना कि इसका ट्रेंड क्या है। इसमें देखो, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव दिया हुआ है, डेल्टा एच निगेटिव दिया हुआ है, दैट मीन्स डेल्टा एच निगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन क्या है, बताओ जल्दी। रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। अब देखो, द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द यील्ड SO3 एट इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अब देखो इस केस में मुझे करना क्या है, मुझे ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये बताना है कि इसमें से ये जो गिवन है चार ऑप्शन, इसमें से कितने ऑप्शंस ऐसे हैं जो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। किस कंडीशन को, कि ज्यादा से ज्यादा SO3 बने, ज्यादा से ज्यादा SO3 बने।
अब देखो इस वाली रिएक्शन में अगर मैं देखूं ध्यान से, मैं आपको और इजी वे में बता देता हूँ। सब गैस में है ना, हाँ तो ठीक है, फिर लिखने की जरूरत नहीं जब सब गैस में है। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये किस तरफ जाएगी, उस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, जल्दी बताओ। मैंने बताया था एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर फेवरेबल है, लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई इफेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्ट क्या होगा कि वो बैकवर्ड जाएगी, और मुझे तो बैकवर्ड वाली चाहिए ही नहीं, मुझे तो SO3 की तरफ जाए, यानी कि मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए। क्या चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर तो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो एक ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखो इंक्रीजिंग प्रेशर, अब प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, देखो प्रेशर बढ़ाने पर हम देखते थे नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर बढ़ाने पर क्या देखते थे, नंबर ऑफ मोल्स, जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस तरफ जाएगी। यहाँ देखो यहाँ कितने मोल्स है, दो, यहाँ पर 1 और 2 3 मोल्स है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कम है, यहाँ कम है ना, तो कहाँ पर जाएगा प्रेशर बढ़ाने पर, इस तरफ ही जाएगा, फॉरवर्ड ही जाएगा। तो यानी कि ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे भी देख लो डेल्टा एन जी निकाल लो इसका, तो डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट साइड के, यानी 1 + 2 3 निगेटिव। और जब निगेटिव आता था डेल्टा एन जी, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन क्या होती थी, फॉरवर्ड होती थी, तो यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। अब सी देखो एडिंग मोर SO2, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, अगर मैं इसमें SO2 ऐड कर दूं, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में सपोर्ट करेगी, तो ये वाली कंडीशन भी सही हो गई। ये बोल रहा है एडिंग मोर O2, सेम चीज होगी जो SO2 में हुई, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्शन किसको सपोर्ट करेगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, तो ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन मेरे ये सही है, और आंसर क्या हो जाएगा, 3। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इसके करवाए हैं ना, बिल्कुल ही आसान आसान क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट देखो कैटेलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं पहली बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कैटेलिस्ट आपका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ये वाली लाइन पढ़ लो, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट इफेक्टेड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस, ये वाला केस बेहतरीन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई है। इसमें दो केस समझ लो, वॉल्यूम का और प्रेशर का। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं, देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसमें कोई भी चेंज होगा ही नहीं, इसमें कोई भी चेंज होगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम जैसे का तैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्यूपी चेंज नहीं होता है। अब ये मत पूछना क्यूपी क्या है, इसलिए कहता हूँ इक्विलिब्रियम पढ़ के आओ। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नॉट डिस्टर्बेंस इन इक्विलिब्रियम, बस ये ध्यान रखो, मेन चीज है ये, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, यानी डेल्टा V = 0 है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये मान के चलो कि अब हमारा काम हो गया, हमें ये बात समझ आ गई है कि इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है एक बहुत इंपॉर्टेंट, 2014 का है, पुराना क्वेश्चन है। What happen when an inert gas is added to an equilibrium keeping volume unchanged? अब ये पूछ रहे हैं क्या होगा अगर हम इनर्ट गैस ऐड कर दें किसी रिएक्शन में या इक्विलिब्रियम पे, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम की। वॉल्यूम अनचेंज्ड का मतलब यही होगा ना कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा, इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनचेंज्ड, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी केस है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, अब हम कांस्टेंट प्रेशर पे देखेंगे। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस हमने कांस्टेंट वॉल्यूम वाला देख लिया, अब कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या होगा, जो हमारा टोटल प्रेशर है वो कांस्टेंट है सपोज करो, तो किसी भी रिएक्शन में जहां भी हमारा मोल्स ज्यादा होंगे या मोल्स कम होंगे, उससे हम देख लेंगे, समझ रहे हो, जहां मोल्स ज्यादा होंगे या मोल्स कम होंगे उससे हम देख लेंगे। मतलब मैं सीधे सीधे बोलूं तो जहां पर भी मोल्स ज्यादा होंगे, जहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, उस तरफ रिएक्शन जाएगी। ठीक है, सो ऑन एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एन टोटल क्या है, ज्यादा है, तो वॉल्यूम का केस क्या होता था, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते थे उस तरफ रिएक्शन जाती थी, तो वही वाला केस लेना है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, तो वॉल्यूम वाला
पार्ट लेके चलो, यानी कि जहां पर भी नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो रहे हैं उस तरफ हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो डेल्टा एनजी निगेटिव है, डेल्टा एनजी निगेटिव का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट साइड में कम है, रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है, तभी तो कभी भी डेल्टा एनजी निगेटिव आता है ना। जैसे ये वाला सब केस भी देखोगे आप, पिछला वाला कौन सा वाला देख रहे थे अभी हम डेल्टा एनजी के लिए, उसी से दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें डेल्टा एनजी निगेटिव कब आया था, जब हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा थे प्रोडक्ट से। तो यानी डेल्टा एनजी निगेटिव हमेशा तब आता है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड ज्यादा हो प्रोडक्ट से, और डेल्टा एनजी पॉजिटिव तब आएगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड ज्यादा हो। ठीक है, तो इस केस में बैकवर्ड जाएगी, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में मोल ज्यादा है तो इधर चली गई। ठीक है ना, और जब प्रोडक्ट साइड में मोल ज्यादा होंगे तब क्या होगा, जब प्रोडक्ट साइड में मोल्स ज्यादा होंगे तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव आएगा, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, सिंपल सी बात है ना। ये देखो, ये पढ़ लो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज मोर। तो ये वाले कुछ केसेस थे। इसी के साथ ये वाली वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको सब समझ आया होगा, हमने 20 मिनट के अंदर ही ये पूरा टॉपिक समझा। आई नो दैट कि थोड़ा फास्ट हो गया, बट अब क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में समझना है तो यही। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस।